हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और आप देख सकते होंगे आज का जो सब्जेक्ट है वो है साइंस यानी कि विज्ञान का 25 नंबर का ये पेपर होता है। 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है। जो चने का बीज होता है उसमें दो हल्के पीले रंग की जो संरचना पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे बीज पत्र। क्या बोलेंगे उन्हें? बीज पत्र। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा हमने आपको ऑलरेडी 5 मॉडल पेपर दे दिए हैं जो कि इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, और जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बना कर दे दिए। तो आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए सभी मॉडल पेपर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्टली परीक्षाओं में प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को देख लीजिए। आप बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, केवल 1 वीक यानी कि 7 दिन का समय है और इन्हीं 7 दिनों में आपको भरपूर मेहनत करना है ताकि किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके कम ना हो पाएँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, जो भोजन संचयन के लिए जो अपस्थानिक जड़ है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, तो वो कंदगुच्छ में रूपांतरित हो जाती है। किस में? कंदगुच्छ में। यहाँ पर आपको बताना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अग्न्याशय की लैंगरहिंस की जो द्वीपिकाएँ हैं वो किसका श्रावण करती हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये इंसुलिन का श्रावण करती हैं। किसका? इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां होती हैं, तो आप बताएंगे कि 28 अस्थियां होती हैं। कितनी? 28। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां होती हैं, आपको बता देना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसी बात पर कर दीजिए इस वीडियो को शेयर और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मिल रहा है मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 5, कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कोण का जो मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, हर एक भौतिक राशि का एक यूनिट यानी कि मात्रक होता है, इसी तरह से कोण का भी एक मात्रक होता है। प्रश्न संख्या अगला 6 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं आप इस पीडीएफ फाइल यानी कि मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दी गई है, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को कर लेंगे डाउनलोड। अब तक जितने भी मॉडल पेपर आपको दिए सभी पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगातार दी जा रही हैं। अगला प्रश्न, जलीय पौधे के तने और पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जो जलीय पौधे होते हैं उसके तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता क्या है, तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियाँ चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियाँ गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती भी रहती हैं, ये भी आपको रखना है याद। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो देखते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी सीमा तक हम जो ताप है वो उसमें माप सकते हैं। तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में आपको पता ही होगा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप ताप को माप सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 8 आपको देखने के लिए मिला। बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स का। किसका? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बताएंगे पदार्थ की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 10, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप बताएंगे दूध एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिख दीजिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो इसमें होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा आप लिख सकते हैं दलपुंज, तीसरा आप बता सकते हैं पुमंग, चौथा आप बता सकते हैं जायांग। ठीक है, यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझा दीजिए। तो चलिए, पादप और जंतु में क्या अंतर है आप देखिएगा।
एक साइड में आपका पादप है, दूसरी साइड में जंतु है। इसमें डिफरेंस क्या है? पादपों में क्या होता है, ये अपना जो भोजन है वो खुद से बना लेते हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, लेकिन जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद दूसरा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो हरी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जंतु में क्लोरोफिल जैसा कोई भी वर्णक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या होता है, पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है। पौधे क्या है, जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन जंतु में जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय तक होती है, इसके बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है। आपने देखा ही होगा। चौथा अंतर क्या है, पौधों में सेल्यूलोज होता है, जबकि जंतु में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो ये मेन अंतर है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ठोस द्रव और गैस की आणविक संरचना का वर्णन कर दीजिए। तो वे समस्त वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान गिरती हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं, और पदार्थ की अवस्थाएं प्रमुख 3 मानी जाती हैं, जिसमें ठोस द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है ठोस द्रव और गैस, इनकी जो आणविक संरचना होती है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसका वर्णन बताना है। तो ठोस की संरचना कैसी होती है, ठोस पदार्थों में जो अणु है वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इस तरह से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी जो रिक्त स्थान है वो नहीं रहता है। ठीक है, ये ठोस के अणु कुछ इस तरह से होते हैं। इस कारण इन कणों के परस्पर आकर्षण बल अत्यधिक पाया जाता है। इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के जो कण है वो अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में परस्पर आकर्षण बल के कारण इनकी आकृति और जो आयतन है वो निश्चित रहता है। ठीक है, इनकी आकृति और आयतन में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर द्रव की संरचना के बारे में। तो द्रव की जो संरचना वो कैसी होती है, द्रवों के जो अणु है वो ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होंगे इस तरह से। ठीक है, और इन अणुओं के मध्य आप देख सकते होंगे कुछ इस तरह से जो गैप है, जो खाली जगह है वो पाई जाती है। परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम हो जाता है। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है ये कम हो जाता है, ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जिसके आपका जल हो गया। ठीक है, जल कैसा एक द्रव है। ठीक है, तो जिस बर्तन में आप उसे डालेंगे वो उसी आकार में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न अपना अगला ऑप्शन क्या है, पॉइंट 3 आपका गैसों की संरचना कैसी होती है। गैसीय पदार्थों में जो अणु है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ऐसे होते हैं फैले हुए, एकदम बिल्कुल बिखरे हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिस कारण इन अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ठोस और द्रव की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः इनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इनकी कोई आकृति नहीं होती, कोई आयतन नहीं होता है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, दोलन और कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कर दीजिए। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आसपास गति करता है तो ये कंपन गति यानी कि वाइब्रेशन मोशन या दोलन गति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कोई पिंड अपने साम्य के पास गति करता है तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति की दिशा हमेशा साम्य की ओर होती है। दोलन गति एक तरह की आवर्त गति होती है, परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होती हैं। कुछ वस्तुएं एक स्थान पर स्थिर होते हुए भी सामान्य अवस्था के दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करती हैं। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, सितार बजाते समय सितार के तार की जो गति होती है, इसके अलावा घंटी बजाने पर घंटी के किनारे की जो गति होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा बताया गया, धागे को दोनों हाथों में पकड़कर घुमाने से धागे की जो गति होती है, ये भी उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर वीजांड की जो आंतरिक संरचना है वो आपके सामने उपस्थित है। ये आपका वीजांड है, इसमें सबसे अंदर की साइड में यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो संरचना है ये भ्रूण कोश कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बाहर जो आप देख सकते होंगे ये तरल पदार्थ है द्रव्य की तरह, ये जो आपका ये वीजांड का होता है। इसके अलावा ये जो संरचना होती है यहाँ पर ये, ठीक है, ये अध्यावरण होता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो जगह है ये खाली ऊपर की साइड में ये आपका वीजांड द्वार होता है। इसके बाद नीचे का ये जो भाग है ये निभाग कहलाता है, और सबसे नीचे का ये जो भाग कहलाता है ये वीजांड वृत्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, शेयर कीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा जा रहा है कि समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उस समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल के माप से है। साधारण बोलचाल की भाषा में समय मापन हेतु किसी घड़ी के उपयोग की बात की जाती है, उस समय भी हमारा आशय काल मापन ही होता है।
हमें प्रतिदिन छोटे छोटे कालांतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रेन या बस में सफ़र करते समय, घर से विद्यालय जाने के लिए, टेलीविज़न या रेडियो पर समाचार सुनने या अन्य कोई प्रोग्राम देखने के लिए कालांतराल मापन की अत्यंत आवश्यकता हमें होती है। अगला प्रश्न संख्या 17, यौगिक क्या है यानी कि कंपाउंड क्या है, इसकी विशेषता बताइए। दो अथवा दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयुक्त से मिलकर निर्मित पदार्थ को आप यौगिक कह देते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात निश्चित होता है, नियत होता है। जैसे नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl होता है, इसमें एक परमाणु सोडियम का तथा एक परमाणु क्लोरीन का होता है, तो इसमें 1:1 का अनुपात होता है। इस प्रकार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक संयुक्त द्रव्यमान के आधार पर 1:8 के अनुपात में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला यहाँ पर होगी यौगिकों की विशेषताएँ, ठीक है, विशेषताएँ भी देख लीजिएगा यौगिकों की। तो यौगिकों की विशेषताएँ क्या है, ध्यान दीजिएगा। यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित और स्थिर होता है, अर्थात यौगिक में उसके अवयव तत्वों के परमाणुओं की संख्या और तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात एक यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं। पॉइंट 3, यौगिक के गुण और अवयव तत्वों के गुणों में से भिन्न होते हैं। पॉइंट 4 है, यौगिकों का गलनांक निश्चित होता है। पॉइंट 5 है, प्रत्येक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है, एक निश्चित क्वथनांक पर ही वह उबलता है। पॉइंट 7 है आपका, यौगिक के अवयव तत्वों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पॉइंट 8 अंतिम पॉइंट है, यौगिक बनने की प्रक्रिया में प्रायः या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है, तभी यौगिकों का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या आपका अंतिम 18, वाष्प और गैस में क्या अंतर है, लिख दीजिए। वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर होते हैं और इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो ये वाष्प और गैस का आपका अंतर है। इसी के साथ आज का जो मॉडल पेपर ये आपका समाप्त हुआ और लास्ट में आपकी आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको जो मॉडल पेपर है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।